हेलो फ्रेंड्स, एचटी विद भारत सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर जब आप पेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो आप मैथ्स के साथ साथ जीएस भी पढ़ाइए और रीजनिंग भी पढ़ाइए। जितने 100 क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। इसलिए आप लोगों की डिमांड पे मैं अब यहाँ से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ और लगभग मैं 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर 30 प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन ही नहीं 99.99 परसेंटाइल आएगा। बट वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ ये चीज कि जो इसमें मैथ्स और रीजनिंग आते हैं टेस्ट सीरीज में, तो मैं देखता हूँ कि कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, इसी पेपर में ही सॉल्व कराने लगते हैं, जो कि बहुत छोटा दिखाई देता है और एक्सप्लेन नहीं हो पाता। बट मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, इवन डीआई तक मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? चार ऑप्शन है, तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो उनके समय में तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सब प्राप्त हुए थे, लेकिन लोहे प्राप्त नहीं हुए थे। लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? पहला ऑप्शन है कालसी, दूसरा गिरनार, तीसरा शाहबाजगढ़ी और चौथा मेरठ। देखिए, चार ऑप्शन है और कह रहा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में कब है। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो शाहबाजगढ़ी होगा, क्योंकि जो शाहबाजगढ़ी है वो जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। देखिए, आपको पता है कि जो अशोक के समय में अभिलेख थे वो 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। जो शिलालेख थे उसमें 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक शाहबाजगढ़ी भी है। तो ये याद रखिएगा, जो 2 अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों ही अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। बाकी जितनी भी लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बौद्ध पवित्र स्थल कह रहा है, तो ऑप्शन है बोध गया, कुशीनारा, लुम्बिनी और ऋषिपत्तन। देखिए, बोध गया जो है वो एक पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, निरंजना नदी का जो प्राचीन नाम था वो था फल्गु नदी। तो ये याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में। ठीक है, तो आंसर नंबर ए होगा, तीसरे का ए सही है। चौथा क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, दूसरा घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा पोरस एवं सिकंदर, चौथा है सिकंदर एवं अंबी। देखिए, झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ था, जो कि पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वो झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर नंबर होगा आपका सी, पोरस और सिकंदर के बीच में वितस्ता का युद्ध हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? चार ऑप्शन है, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइका, संस्कृत। देखिए, बात को समझिएगा कि जो अशोक के अभिलेख में है वो कौन सी लिपि कह रहा है, कौन असत्य है, लिपि भाषा में असत्य है। तो देखिए, जो संस्कृत है वो लिपि भाषा में असत्य है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज समझिएगा, जो खरोष्टी है, ब्राह्मी है, ग्रीक है, अरमाइका है, ये सब सारी भाषाएं अशोक के अभिलेख में प्राप्त हुई थी, जिसमें से ग्रीक और अरमाइका लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ था और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, संस्कृत। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर टाइम लगाऊंगा तो फिर आपका कैसे सिलेक्शन होगा। इसलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, घटनाएं हैं एक तरफ सूची नंबर 1 और दूसरी तरफ परिणाम है सूची नंबर 2। मार्ले मिंटो सुधार है, साइमन कमीशन है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे मार्ले मिंटो सुधार है तो एक ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार है, ये एक सांप्रदायिक निर्वाचन संबंधित है, तो ए का जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा। दूसरा है इसमें साइमन कमीशन। आपको पता है जब साइमन कमीशन भारत आया तो सब गो बैक गो बैक गो बैक का नारा लगा रहे थे, तो ये एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था, तो बी का 1 होगा। चौरी चौरा घटना आपको पता है कि 1922 में हुआ था, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसके बाद ही
असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। तो चौरी चौरा आंदोलन का जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर होगा वो 2 ऑप्शन होगा। फिर डी ऑप्शन है डांडी मार्च। देखिए डांडी मार्च जो है एक नमक का अवैध निर्माण जो हो रहा था उसके लिए वही परिणाम था। तो डी का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका 5। तो देखिए जो आंसर होगा वो होगा 3, 1, 2, 5। तो छठवें का जो ऑप्शन हुआ वो डी है। डी पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूची कौन सा मांग पत्र 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की तिथि में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा 6 अप्रैल 1930। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और आपको यही पता है कि ये साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा हुई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 है 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, कह रहा है किससे जोड़ा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी आपकी कमल और चपाती से। तो कहीं आंसर मिले तो आप टिक लगा दीजिए, कमल और चपाती। ये आंसर है ए, कमल और चपाती से संबंधित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। देखिए हंटर आयोग का गठन क्यों हुआ था। हंटर आयोग का जो गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। और आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जो 9वें का ऑप्शन है वो है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। और लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1882 उनका जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन उनका जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक था। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, लॉर्ड डफरिन। अगला है भारत के किस राज्य को सीमा नेपाल से मिलती है। देखिए भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो सीमा नेपाल से मिलती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की, दूसरा है पंजाब की, तीसरा है मणिपुर की और चौथा है सिक्किम की। तो देखिए भारत के जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम 4 राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। और भारत की सीमा से संबंध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। तो देखिए 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसमें जो ऑप्शन होगा उसमें ये कह रहा है कि किस राज्य को सीमा नेपाल से मिलती है। तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिक्किम जो है वो नेपाल से मिलती है। वैसे 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और सिक्किम है। तो जो सिक्किम है वो चौथे राज्य मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखिए कह रहा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य का है। तो जो ऑप्शन होगा कह रहा है कि कितना है प्रतिशत में, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है जनसंख्या में, तो महाराष्ट्र है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। तो 12 का डी इसका ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है तो आप बोल देंगे तो थोड़ा हम स्लो में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट भी करना है और वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना जिससे कि आप बोर होंगे। ये याद रखिएगा लगभग मैं 3000 क्वेश्चन कराऊंगा। 3000 क्वेश्चन में तो 99.99 परसेंटाइल तो आना ही है। बस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए कि क्या हम कह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस में ही कई क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर से भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ वन्य जीव विहार है, दूसरी तरफ राज्य है। तो देखिए इसमें हमको देखना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए ऑप्शन है बांदीपुर। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, तो ऑप्शन ए गलत है। मानस जो है वो असम में है, मानस असम वो असम में है, तो बी भी ऑप्शन गलत है। रणथंभौर र से रणथंभौर, र से राजस्थान, तो ये आंसर सही होगा।
तो 13 का सी होगा आंसर, रणथंभौर से राजस्थान। और जो सिमलीपाल है वो सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बांदीपुर कर्नाटक में, मानस जो है वो असम में, रणथंभौर राजस्थान में और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में। तो ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? देखिए अरावली और विंध्याचल के बीच जो है वो मालवा का पठार है। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है? हाँ, 14 का सी ऑप्शन है मालवा। देखिए अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है और इसका जो सर्वोच्च शिखर होता है वो गुरु शिखर होता है। तो कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल में कौन सा पठार है? तो मालवा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पे वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है तमिलनाडु के पूर्वी तट पे? ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, जानते हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो तमिलनाडु है वो पश्चिमी घाट के पर्वत में दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण वहां पे मानसूनी वर्षा से कम वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा कम होती है। तो कम का मतलब समझ लीजिए नहीं होती है। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पे वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। तो देखिए सांसद स्थानीय विकास निधि योजना वर्ष 1993 में, 23 दिसंबर का डेट था, 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 1993? हाँ, ऑप्शन बी है 1993 में। 17 नंबर है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखिए दूसरी पंचवर्षीय की योजना की रूपरेखा जो है पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। और दूसरी पंचवर्षीय के जो योजना का समय था वो था 1956 से 61 तक। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? महालनोबिस, हाँ, ऑप्शन नंबर है सी, 17 का सी होगा। ठीक है, अगला 18 नंबर है, मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। ये आरओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो टीकाकरण से संबंधित था। देखिए इसमें क्या होता है कि इस मिशन की जो शुरुआत है वो सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था और ये टीकाकरण से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, टीकाकरण से संबंधित है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है बच्चों को 2020 तक टीकाकरण का निदान करना था। ठीक है, और 7 तरह के टीके लगते, 7 रोगों के निदान के लिए ये टीकाकरण की योजना बनाई गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है। करनाल कहाँ है? वो हरियाणा में है। और इसका ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर है 19 का, ये करनाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, उच्च मुद्रास्फीति दर, दूसरा है उच्च राजकोषीय घाटा, तीसरा है ऊंची कच्चे तेल की कीमत। तो जो इसका आंसर होगा 20 का वो होगा ए। देखिए तीनों ही विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और तीसरा है ऊंची कच्चे तेल की कीमत। ठीक है, तीनों ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखिए संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो संविधान का जो संघीय लक्षण है वो राज्यपाल पद नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का जो समान विशेषता है वो संघात्मक प्रणाली है और यहाँ पे राज्यपाल पद नहीं होता है। तो आंसर होगा बी, 21 का बी, राज्यपाल पद। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? देखिए 4 ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है संसद। देखिए जो मूल संविधान हमारा बना था उसमें मंत्रिमंडल नहीं था। ठीक है, मंत्रिमंडल जो शब्द डाला गया है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और जो 44वां संविधान संशोधन था वो 1978 में हुआ था। और मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए मंत्रिपरिषद क्या होता है? कैबिनेट सहित सभी मंत्री को मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, मंत्रिमंडल। अब क्वेश्चन नंबर है 23,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा बताया है, तो किसने बताया था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये आंसर होगा जो है वो डी होगा, 23 का डी। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और संविधान के आधारभूत ढांचे से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये ए है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ ये सही है। परमादेश वी कमांड ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं, ये नहीं सही है। देखिए, जो टू बी सर्टिफाइड होता है वो उत्प्रेषण के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सुमेलित नहीं है और अधिकार पेक्षा ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। देखिए, आर्टिकल 32 में जो हमारे दिया है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उसमें 5 रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार पेक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। ठीक है, और उत्प्रेषण का संबंध जो होता है टू बी सर्टिफाइड से होता है। क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए, सूची 1 जो कि संस्थान है और सूची 2 जो कि अनुच्छेद है। देखिए, इसमें यह कह रहा है कि मिलान करना है, तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा होता है ये आर्टिकल 148 में है, तो ए का 3 होगा। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है, तो बी का 2 होगा। तीसरा है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण जो है वो आर्टिकल 323 ए में है। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए में है, तो चौथा होगा। और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, तो ए होगा। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा आपका 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 25 नंबर क्या है? एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? जो एड्स का वायरस होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो देखिए, एड्स का जो वायरस है रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो जो टी कोशिकाएं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, रक्त में टी कोशिकाएं, तो 25 का ए आंसर होगा। ठीक है, और जो टी कोशिका जो होती है एक प्रमुख लिम्फोसाइट होती है, ये भी याद रखिएगा। तो 25 का ए, रक्त में टी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 27। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो देखिए, जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, कृंतक, दूसरा रक्षक, तीसरा अग्र चवड़क और चौथा है चवड़क। तो जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनमें चवड़क दांत नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए 4 तरह के दांत होते हैं और इसमें सारे दिए हुए हैं। तो जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं उसमें चवड़क दांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, धावन सोडा है। देखिए 26, 27 फिर से उसी पेज में आ गया है क्रॉप करते टाइम। तो 28 नंबर से हमें मतलब होगा धावन सोडा है। देखिए, धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ, 28 का डी जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। और जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो 28 का डी होगा। 29 क्या है? प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तरंग दैर्ध्य, तो 4 ऑप्शन है। तो प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। तो ऑप्शन सी होगा, 29 का सी। अब देखिए 30 नंबर क्या है? निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा असत्य है? तो धारामापी की श्रेणी में नहीं बल्कि समांतर क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। देखिए, इसमें यह दिया हुआ कि संट को अमीटर के साथ जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, नहीं, ये असत्य है। याद रखिएगा, संट को अमीटर के साथ हमेशा समांतर क्रम में ही ऐड किया जाता है। तो 30 का डी होगा। ये देखिए जो क्वेश्चंस है मैथ के 31, 32, 33, 34, ये सब जो क्वेश्चंस है ये मैं पूरा वीडियो पे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा ऑनलाइन एकदम सामने आके मैं पढ़ाऊंगा।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 35 भी मैं वीडियो में ही कराऊंगा। आइए हिंदी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक हिंदी है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह। 36 का बी आंसर है। 37 है श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। 37 का सी आंसर है। 38 में कह रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिस तक न पहुंचा जा सके। देखिए जिस तक न पहुंचा जा सके उसे कहते हैं अगम्य, तो 38 का ए होगा। 39 निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए स्त्रीलिंग शब्द लाना है, ऑप्शन है स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्थापना। 39 का ए स्त्रीलिंग शब्द है। 40 पिसुन का समानार्थक शब्द है। पिसुन का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है चुगलखोर, तो 40 का बी आंसर होगा। अभी इंग्लिश स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का ह्यूमन इज मॉर्टल, इसको नेगेटिव सेंटेंस में लाना। देखिए जो मॉर्टल होता है, मॉर्टल का नेगेटिव सेंस ही होता है इमॉर्टल, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ह्यूमन इज इमॉर्टल, तो 41 का बी आंसर होगा। 42 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब फॉर्म। जैसे क्वेश्चन है 2 years हैव पास्ड सिंस ही, फिल इन द ब्लैंक्स हियर। अब यहाँ पे वर्ब का फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। तो वर्ब का फॉर्म क्या होगा? देखिए सिंस के बाद के जो क्लॉज होते हैं सब्जेक्ट में सेकंड वर्ब लगता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका 42 का सी केम। कम केम होता है, तो कह रहे 2 साल बाद 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर, ठीक है, सेकंड फॉर्म लग गया। क्वेश्चन नंबर 43 फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में फास्ट का पूछ रहा है, तो अब कह रहा है कि ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो ये जो फास्ट है वो क्या है, ठीक है। तो फास्ट जो होता है वो एक नाउन होता है, ठीक। फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, और किसी नाउन से पहले होने पर एडजेक्टिव का, ठीक है। तो इस वाक्य में जो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि इससे पहले द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो जो फास्ट है उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये नाउन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए अब इंग्लिश से स्टार्ट हो गया। ये पैसेज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पैसेज को आप पूरा पढ़ेंगे और पैसेज में से ही आंसर लाना होता है, तो पैसेज आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। जो इसका आंसर वो मैं बता दे रहा हूँ। 44 है डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट हिज स्टोरी इलस्ट्रेट्स। तो जो 44 का जो आंसर है वो बी है, इट वॉज अनसेल्फिश, तो ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है द मेन क्वालिटीज ऑफ 2 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर। जो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप स्टोरी पूरा पढ़ लीजिएगा। 45 का जो आंसर है वो बी है, वन इज डिमांडिंग एंड अदर फुल ऑफ मर्सी। अगर आपको लगता है कि पूरा पैसेज हम पढ़ें और पैसेज में से ढूंढ के आपको बताएं, तो फिर अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। अदरवाइज क्या है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इस वजह से मैंने इसको इस तरह मैंने इसको केवल आंसर बताया पैसेज का, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। जो 46 है वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन में ये है आपका, जैसे बेंची टैडपोल है, तो टैडपोल मेढक का बच्चा होता है, तो शावक किसका बच्चा होता है? तो शावक जो है सिंह का बच्चा होता है, शेर का, ठीक है। 46 का बी ऑप्शन होगा। 47 क्या है? नवंबर की पहली। अब देखिए जो रीजनिंग है 47, 48, 49, 50 ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो मैं इसका पूरा वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये पीडीएफ इसके बाद ही पूरा ज्वाइन हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा अच्छी तरीके से दिया हुआ है। मैथ्स रीजनिंग का पूरा समझिए लाइव पढ़ा के मैं दूंगा आपको, ठीक है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, वैक्स एंड स्केच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जो आपका यहां से करंट अफेयर से शुरू हो रहा है, कह रहा है वैक्स एंड स्केच प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ था? तो वैक्स एंड स्केच प्रोग्राम जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 में क्या है, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया? तो 52 है, तो 52 का जो आंसर होगा वो बी होगा, केरल की। 53 देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? देखिए 2021 का भी क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो 53 है, तो 53 का जो आंसर है वो है बी। ये कहाँ का थीम है? ये थीम क्या क्या है? हम समाधान का हिस्सा है।
54 वैक्सीन का निर्माता कौन सी कंपनी है? देखिए कोर्वेक्स जो वैक्सीन लग रही थी उसके निर्माता कौन सी कंपनी है? 54 है, 54 का सी आंसर होगा बायोलॉजिकल ई। 55 बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया? 55 है, 55 का सी होगा आंसर, ये चाइना में सबसे पहले पाया गया था। 56 मौसम पूर्वानुमान के लिए फेंगुइन 48 नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जिसने लॉन्च किया वो था चाइना। पेंगुइन 48 नामक उपग्रह ये चाइना ने लॉन्च किया था। 56 का सी आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये पुस्तक के लेखक कौन है? 57 का डी आंसर होगा डेविड डियोप। ठीक है। 58 का क्वेश्चन है भ्रष्टाचार वोट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो 58 का जो होगा डी होगा आंसर, ये 86वां स्थान है। 59 मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? 59 है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। 59 का सी होगा। 60 क्वेश्चन है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में लॉन्च की गई थी। 60 का बी आंसर होगा। सदौर किस नृत्य का 61 नंबर है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सदीर जो होता है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, तो आंसर सी होगा। 61 का सी भरतनाट्यम। 62 डायना मंदिर कहाँ पे है? बहुत फेमस है डायना मंदिर, कहाँ पे है? डायना मंदिर जो है वो एफेसस प्रसिद्ध स्थान है। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? काठमांडू, मक्का, बेथलेहम और एफेसस। तो जो डायना मंदिर है वो एफेसस में है। यह मंदिर जो है एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तुर्की में होता है। कहाँ पे है ये एफेसस? ये तुर्की में है, वहां पे डायना मंदिर बहुत फेमस है। 62 का डी होगा। 63 आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये फेमस क्वेश्चन होने की वजह से ये आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 63 का आंसर क्या होगा। 64 देखिए कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से हरभजन सिंह, ये भाई क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी तो खेलते नहीं थे। साइना नेहवाल, कौन सा सही नहीं बनाया गया है? तो पहले ही आंसर गलत है। हरभजन सिंह क्रिकेट से संबंधित है, कबड्डी से नहीं है। ठीक है। और साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला भट्टा ये है आपका गट्टा बैडमिंटन से, विराट कोहली क्रिकेट से, ये सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 65, इसमें सुमेलित करना है। तिथि है, एक तरफ दिवस है। 26 जनवरी आपको पता है गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है। और जो 30 जनवरी है वो आपका क्या है? 30 जनवरी शहीद दिवस है, एकदम सही है। 1 फरवरी क्या है? 1 फरवरी है आपका तटरक्षक दिवस। ठीक है। 4 फरवरी क्या है? विश्व कैंसर दिवस। तो देखा जाए तो एकदम सही कॉलम बना हुआ है। ए का 1, बी का 2, 3 का सी और डी का 4। तो इस तरह से ये 65 का ए आंसर होगा। 66 में आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, ये सही है। चिपको आंदोलन, बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ये भी सही है। शांति घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये सही नहीं है। तो 66 का डी होगा, क्योंकि जो शांत घाटी है वो आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित नहीं है। ठीक है। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुगाथा कुमारी थी। कौन थी? सुगाथा कुमारी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? देखिए पुस्तक भी आता है, 1-2 क्वेश्चन पुस्तक से पूछा जाता है। तो मिताक्षरा पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। तो 67 का सी ऑप्शन होगा। 68 क्या है? सेंटियागो राजधानी है। अच्छा, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो देखिए सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी होता है, कहीं दिखे तो आप टिक लगा दीजिए। 68 का डी है चिली की। 69 है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप किससे जुड़ा हुआ है? ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, तो 69 का बी ऑप्शन होगा बैडमिंटन। 70 क्या है? ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नीला यूरोप, पीला एशिया, काला ऑस्ट्रेलिया, हरा ऑस्ट्रेलिया। अब दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, आप खुद बताइए कि कौन सा सही नहीं है। देखिए ओलंपिक ध्वज में जो काला होता है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं होता है। ठीक है।
ये ओलंपिक के जो प्रतीक होते हैं वो 5 गोल वृत्त होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा रिंग रिंग जैसा रहता है, ठीक है। और नीला जो होता है वो यूरोप का होता है, पीला जो होता है वो एशिया का होता है, काला जो होता है वो अफ्रीका का होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो अंध मतलब जो काला टाइप का, अंधा टाइप का, इस तरह से आप अपने आप को समझने के लिए ये कर सकते हैं कि काला जो है वो अफ्रीका है, हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, लाल जो है वो अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हिंदी का गद्यांश शुरू हो गया है। ये अच्छा रहेगा कि अगर आप हिंदी वगैरह गलत ना करें। जैसे क्या है कि 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चंस रहेगा और उसका आंसर आपको बताना है। इंग्लिश में भी यही था, तो मैं पूरा स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं। आप इसको पूरा स्टोरी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप इसका खुद सॉल्व करिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूं। जैसे 71 है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो 71 का ए होगा अभिव्यक्ति सिद्धांत, ये शीर्षक होगा ए। 72 कलाकार की कला का मूल उपकरण है, उसका क्या। देखिए कलाकार की कला का मूल उपकरण तो उसका भाव है, वो भाव में क्या बता रहा है, ज्ञान है, बोध है। इस तरह से 72 का ए होगा। 73 अभिव्यक्ति में, 73 का क्या होगा, 73 में बी होगा वस्तु तत्व मध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। ठीक है। 74 में क्या है, अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर है। देखिए अभिव्यक्ति और निर्मित में क्या अंतर है, तो 74 का सी होगा, अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौड़, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है। ठीक है। 75 तत्व दृष्टि से सौंदर्य है। 75 का जो आंसर होगा वो ए होगा, चेतना का फल है। ठीक है। अब दूसरा गद्यांश भी आप पूरा पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। तो 76 का क्या होगा, इसको भी आप पूरा गद्यांश पढ़ के करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी प्रमाणों के अनुसार, देखिए क्या है 76 है। अब 76 का आंसर क्या होगा, 76 का आंसर होगा सी, युद्धकाल और शांतिकाल दोनों अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया जाता था। 77 क्या है, उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो 77 का जो आंसर होगा वो होगा डी, जागृति उत्पन्न करना। 78 भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का क्या, 78 का डी होगा। देखिए भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का धार्मिक महत्व है, तो 78 का डी होगा। 79 ध्वजादान कहते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको सब मिलेगा और गलत मत करिएगा प्लीज। तो ध्वजादान में देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना पड़ता है। ठीक है। 80 क्या है, बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे, तो अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार के लिए ही बौद्ध लोग झंडे का प्रयोग करते थे। 80 का डी आंसर होगा। अब देखिए ये आपका पूरा 80 से लेके पूरा 100 तक 20 क्वेश्चन आपका डीआई होगा। ये मैं वीडियो में कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप मुझे बताइए उसको कि जिससे कि नेक्स्ट जब मैं टेस्ट कराऊं तो अच्छा हो और सही कर ले जाएं आप लोग, क्योंकि सिलेक्शन एक जिद है और सिलेक्शन आपको चाहे जैसे अच्छे नंबर लाने हैं तो लाने हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है तो बिल्कुल बताइए। और ये सारे डीआई हैं, मैं इसको पूरा सॉल्व करके पता है कि मैंने कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मैं अब प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। टोटल मैं 30 सेट कराऊंगा। 30 सेट मतलब एक सेट में 100 क्वेश्चंस हैं और 30 सेट में मतलब 3000 क्वेश्चंस। 3000 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने 3000 क्वेश्चंस पढ़ लिया, ये जान लीजिए मेरी पूरी गारंटी है कि 100% या 99.99 परसेंटाइल तो आपका आ ही जाएगा। और मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में देखिए मैंने ऐसे क्या है कि पूरा जितने भी जीएस है वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब आप देखिए आगे यही वीडियो है। फिर उसके बाद जो है मैं मैथ्स का कराने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि मैथ्स मैं उसी में नहीं करा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से कराऊंगा कि कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेस्ट नंबर 1 का। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछ रहा है 3/15, 5/20, 8/64, 25/1000। सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछ रहा है और ये ऑप्शन है 3/15, 5/20,
8/64 और 25/1000। तो हम कैसे करेंगे? जो ये क्वेश्चन दिया पहले तो आप इसको काट के छोटा करिए। 1/5, 1/4, 1/8, 25, 1/40। तो अब ये क्वेश्चन आपका ये बन गया। सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछ रहा है, तो मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करिए, 0.2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.125 आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.025 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम देखिए पॉइंट के कितने डिजिट तक गया है? 3 डिजिट तक। ये भी पॉइंट के 3 डिजिट तक। तो ये पॉइंट के 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। एक जीरो इसको अपने आप बढ़ा लेंगे। ये पॉइंट के 1 डिजिट तक है, तो इसको भी 3 डिजिट तक बनाना है, तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ध्यान से देखो, पॉइंट को थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, ये समझिए ट्रिक है। नहीं तो अब फिर वही है, हर बुक में दिया हुआ सॉल्यूशन अंश बटे हर है, तो हर को बराबर करो। दिमाग लगाइए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आप बादल सर से पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने पहले 3 डिजिट को बराबर कर दिया। अब ध्यान से देखो, पॉइंट को थोड़ा अवॉइड करो। पॉइंट को अगर हम लोग अवॉइड कर दे तो ये 200 होगा, ये 250 होगा, ये 125 होगा, ये देखा जाए तो 25 होगा। अब बताओ इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो मुझे लग रहा है यही है, 25। अगर ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटी भिन्न संख्या ये हुई, और 1/40 इसका है, 25/1000 का, तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 32। ये दे रहा है इसमें 37,429, सॉरी 249, इसका वर्गमूल कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी रहे स्क्वायर रूट, तो ऐसे 3 2 का पेयर बन जाएगा। 1 1 जा 1 2 1 1 2 हो गया, 7 2 उतार दिए। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, एक तो 27 ऊपर न जाए, जो भी है, 2 9 29 28 9 9 जाए 9 9 81, 9 9 जाए 81, ऐसे लगा 8 9 3 18 8 26, 1 1, फिर 4 9 उतार दीजिए, 9 9 18, इसको जोड़ते जाइए। फिर 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए, 11 से ऊपर न जाए, 3 3 का 9, 3 लिखिए, 3 लिखिए, 3 3 का 9, 3 8 24, 2 3 3 का 9 तो 11, 193। आंसर कितना है? 193। नोट करते जाइए, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो केवल मैथ्स का ही करा रहा है, तो जीएस नहीं करा रहे हैं। कोई जीएस करा रहा है तो मैथ्स नहीं करा रहा है, और कोई करा भी रहा है तो वही पेपर में छोटा छोटा करके बता रहा है। ये देखिए, आपको पूरा ऐसे लाइव पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब पास होना है, 50 में 22 अंक पाई है, ठीक है। दूसरा एग्जाम जब दिए है तो उसमें उसको 56% पाना जरूरी है अगर पास होना है तो। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था? तो कितने प्रतिशत अंक पाए थे, ठीक है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 48, बी ऑप्शन है 60, 64, और ये है डी ऑप्शन, ये है 54, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। देखिए 50 में 22 अंक पाइए पहले वाले में, और दूसरे वाले में इसको 56%, मतलब एक तरह से जब दूसरा एग्जाम वो देगी तो पहले परीक्षा में और दूसरे परीक्षा में दोनों में मिला के 56% नंबर पाना है इसको। और दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी, तो
पहले तो हम ये देखते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक, दोनों परीक्षा का पूर्णांक देखिए कितना है। 50 नंबर वो था और 75 नंबर ये, टोटल हो गया 125। सही है, 50 नंबर और ये और 75, ठीक है। पूर्णांक हो गया टोटल 125। अब 125 में वो 56% नंबर पाएगी तो पास है। अब देखो, तो देखा जाए कितना अंक हुआ पास होने के लिए। पास होने का अंक कितना है? पूर्णांक का 56% निकालेंगे, 56/100, ये काटेंगे 5 आएगा, ये काटेंगे 4 आएगा, ये काटेंगे 14 आएगा, ये हो गया 70। इसका मतलब दोनों नंबर मिला के उसको दोनों परीक्षा मिला के उसे 70 नंबर पाना है, दोनों परीक्षा मिलाकर। एक परीक्षा में वो दोनों परीक्षा में 70 नंबर उसको लाना है। एक परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? 22। तो दूसरी में प्राप्त अंक कितना होगा? दोनों परीक्षा में 70 नंबर पाना है, एक में 22 पाई तो दूसरे में कितना होगा? 58, 48। ठीक। अब कह रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत। तो दूसरी परीक्षा में अंकों का प्रतिशत, मतलब 48 नंबर ये दूसरी परीक्षा का पूछ रहा है, 48 नंबर ये, और दूसरी परीक्षा में 48 नंबर पाएगी। और दूसरी परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 75%। 75 × 100, 25 चौका 25 टाइम 16, 64%। तो दूसरी परीक्षा में अंकों का प्रतिशत कितना है? 64%। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको देख लीजिए। पहले हमने क्या किया? पहली परीक्षा का पूर्णांक और दूसरी परीक्षा का पूर्णांक जोड़ा। फिर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? दोनों सब्जेक्ट में 70, एक में पाई 22 तो दूसरे में पाई 48। दूसरे का चाहिए प्रतिशत, तो 48 बटे दूसरे का पूर्णांक हो गया 75 × 100, 64% नंबर दूसरे में पाई, तब जाके वो पास हुई लड़की। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह होगा। देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है 0.3, बी ऑप्शन है 0.0003, सी ऑप्शन है 0.003, डी ऑप्शन है 0.3। तो दशमलव में लिखने पर यह होगा। अब देखो 1/3000 से भाग देंगे तो 3000, एक पॉइंट लगाया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ये 3 बार में जाएगा 9000। तो ये 3000 आ गया, फिर 0 अपने आप बढ़ेगा। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो 0.003 आएगा। ये आंसर हो गया। इस तरह से आगे तो 0.00 मतलब एक तरह से भाग देना था। ठीक है, भाग दिया आपने और ये ऑप्शन। ठीक, 34 हो गया। 35 देखिए क्या कह रहा है। 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी ऐसी है जिसका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत दिया है 19.5, तो सी और डी का औसत पूछा। देखो ए बी सी डी का औसत दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, इसका औसत दिया है 23 है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 23 चौका हो गया 92, इसका गुणा कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, उसमें ये कह रहा है कि ए और बी का औसत दिया 19.5, तो ए प्लस बी का औसत दिया 19.5। ए प्लस बी बराबर हो गया 2 पंजे 10, 19 दूनी 38, 39 हो गया। सी और डी का औसत पूछ रहा है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक में से 2 माइनस करते हैं, 1 - 2, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कट जाएगा, घटाएंगे तो सी प्लस डी आएगा। 92 में से 39 गया, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 3 गया 5। ठीक, अब सी प्लस डी आ गया 53। इसका औसत पूछ रहा है। औसत मतलब 2 संख्या है, बटे 2 कर देंगे,
C + D बटे 2 बराबर 53/2। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 26.5 इसका आंसर हो। ऑप्शन में देख लीजिएगा, सब कुछ मैं दिया हुआ हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन सब है, आप पहले देख लीजिएगा, और सारे सॉल्यूशंस यहाँ बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, पसीना बहा बहा के, ठीक है। तो इसलिए आप इसको नोट करते जाइए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, अगर स्पीड मेरी तेज है या स्लो है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपका, क्योंकि औसत पूछ रहा था सी और डी का, तो जब भी औसत पूछे जाए, मान लो ए और बी का औसत पूछे तो a + b/2, सी और डी का औसत पूछे तो c + d/2। जब हमने इसके नीचे 2 लिखा तो इसके नीचे भी 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और भाग देंगे तो 26.5 आएगा, ठीक है। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रीजनिंग है, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। नवंबर की पहली तारीख मतलब 1 नवंबर को जो है वो सोमवार है, तो 25 नवंबर को पूछ रहा है। तो ऐसे समझो कि 1 नवंबर को सोमवार, तो इसका मतलब 8 नवंबर को भी सोमवार होगा, 15 नवंबर को भी सोमवार होगा, और 22 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। 25 नवंबर को पूछा है, तो 22 नवंबर को सोमवार है, तो 23 नवंबर को मंगलवार, 24 नवंबर को बुधवार, 25 नवंबर को बृहस्पतिवार। तो 22 में 3 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, सोमवार में 3 जोड़ देंगे मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार, गुरुवार इसको कहते हैं। बस हमने 7-7 दिन जोड़ते गए, सोमवार आ रहा है 22 तारीख को, 25 को पूछा तो बृहस्पतिवार, ठीक। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, b बराबर 2 दिया है, MAT बराबर दिया है 34, तो JOGLEX कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। B की जगह पे दूसरे नंबर है, ठीक है। M आता है 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और 20 आता है, T आता है तो वहाँ 20 नंबर। तो ये हो गया 20, 13, 33, 1, 34। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ाबेट पे जो जिस नंबर पे आता है बस उसको रखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो देखो J जो है ABCDEFGHIJ 10वें नंबर पे आ रहा है, JOKLMNO 15 नंबर पे आ रहा है, G ABCDEFG 7वें नंबर पे आ रहा है, GHIJKL 12 नंबर पे आ रहा है, L E जो है 5 नंबर पे आ रहा है, और X जो होता है ST 20 नंबर पे T, ठीक है, TUVWX, X मतलब देखा जाए तो 24 नंबर। सबको जोड़ लेंगे, 10, 15, 25, 7, 32, 32, 12 हो गया 44, 44 और 5 हो गया 49, 49, 20 हो गया 69, और 4 73। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन है, आप मिला लीजिएगा वहां पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ए का भाई एफ, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेल है तो प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर फीमेल है तो माइनस से डिनोट करेंगे। तो ए का भाई जो है वो एफ है, ठीक है। ए की लड़की है सी, लड़की है तो सी नीचे आएगा, ठीक है। एफ की बहन है के, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इसकी बहन है, ठीक। और सी का भाई है जेड, सी का भाई है जे, इसी का भाई है जे, ठीक, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे का चाचा कौन है, ऑप्शन देखो क्या लिखा है, ए के बी ए सी सी डी, ये ए का चाचा, जे का चाचा कौन है, जे का, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसमें एक चीज देखो, ए का भाई एफ है, तो ए कहीं ये नहीं दिया है कि लड़की है कि लड़का है, तो इसलिए हम इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लिखे।
हमसे जे का चाचा पूछ रहा है। बात को समझना, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो देखा कि ये इसकी बहन हुई या भाई हो सकता है ये इसका, ठीक है, और ये भाई बहन है। अब देखो ये इसकी लड़की है, ये इसकी लड़की है, बात समझ आया? अगर ये इसकी लड़की है और ये इसका भाई है तो इसका चाचा हुआ, अरे सॉरी इसके फादर हुए, क्या हुए? फादर हुए। भाई ये इसकी लड़की है और इस लड़की का भाई है जे, तो देखा जाए तो ये भी तो इसके पिता हुए, पिता हुए। और ए का जो भाई है वो एफ है, तो अगर ये इसके पिता हैं तो देखा जाए तो जे के क्या लगेंगे? चाचा, चाचा लगेंगे। ऑप्शन डी। कितना सिंपल है। भाई का भाई क्या कहलाता है? भतीजा, चाचा कहलाता है। तो ये अगर इसके पापा हैं और ये इसका भाई है तो भाई का भाई क्या होगा? चाचा होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रोक के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, तबीयत एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना हो गया और इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, मजाक नहीं है। ठीक है, डीआई भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं डीआई का क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि पूरा एक प्रैक्टिस सेट मैंने कहा कराने के लिए, तो पूरा एक प्रैक्टिस सेट 1 मैं करा रहा हूं। तो उसमें आपको पता है कि यूपीट्रिपलएससी पेट के पेपर में 20 नंबर का डीआई आता है, 4 डीआई आते हैं, 5-5 क्वेश्चन उसमें रहता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन नॉर्मल थोड़ा टफ होता है और 2 क्वेश्चन एकदम इजी टाइप का होता है। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट में पूरा बनाया हुआ है और आप ये देख लीजिए अच्छी तरीके से, बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका कहीं सॉल्यूशन नहीं है, पाई चार्ट है और ये 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन से कहीं सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं अपने तरीके से कराने जा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से, और ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस में दे दिया है, पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन टैग में उस पर आता हूँ कि कौन कौन सी संख्या है। जैसे 81 नंबर है, 81 नंबर में जो क्वेश्चन है, ये सारे बॉलीवुड सितारों के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये शाहरुख खान हो गया, ये अक्षय खन्ना हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एसआरके को पसंद करने वाले की तुलना में एसके को पसंद करने वालों का अनुपात। देखो एसआरके को पसंद मतलब एसआरके का अनुपात और एसके का अनुपात, यही दोनों अनुपात पूछ रहे हैं। एसआरके और एसके का अनुपात पूछा है। तो एसआरके कितना है? 25% है, 25% है, और एसके कितना है? 30% है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 5 जा 25, 5 6, तो 5/6 मतलब 5:6 का अनुपात पूछ रहा है। तो 81 का बी आंसर होगा। ठीक है, हमसे काफ़ी नेट वाले भी क्वेश्चन, मतलब कि जो नेट के एग्ज़ाम देते हैं वो भी जुड़े हुए हैं और उनको भी डीआई में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने कहा डीआई में बहुत अच्छे से आराम से पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको कहीं पे भी डीआई के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। 81 का बी हो गया। 82 नंबर देखिए, 82 में कह रहा है एचआर का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कौन सा है? समरूपी क्षेत्र मतलब सेक्टर एचआर का। तो देखो एचआर कितना है? 20% है, तो ये 20% है। जब भी सेक्टर पूछे तो 20% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो 20/100, और जब भी सेक्टर पूछेगा तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पूरा सर्किल है और सेंटर से वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, कोई भी सर्किल है, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, 36 दूनी 72 डिग्री। इसका मतलब जो एचआर है वो 72 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहां से? सेक्टर से बनाएगा, यहां से 72 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? ये आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है यदि परिवार में 40 लोग हैं तो एके को पसंद करने वालों और वीडियो को पसंद करने वालों के बीच अंतर बताएं। परिवार में टोटल कितने हैं? 40 लोग हैं। एके को पसंद करने वालों और वीडियो को पसंद करने वालों में अंतर पूछ रहा है, तो अभीष्ट अंतर हम निकालेंगे, मतलब अभीष्ट अंतर हम निकालेंगे। तो ये है एके और ये है वीडी, इन दोनों में अंतर। टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, और 15 में से एके में से वीडी, 15 में से 10 माइनस करेंगे बटे 100, क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ये इससे कट गया, 15 में से 10 गया 5, तो ये 2 से कट गया, 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 2, और 15 में से 10 गया 5 और बटे 5, ये कट गया, इससे आ गया 2। तो अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये 83 का ए आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा, ये याद लीजिए डीआई बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन 84 कह रहा है यदि एचआर को पसंद करने वाले 80 लोग हैं तो एसके तथा एसआर को पसंद करने वाले एसआरके को पसंद करने वाले का योग बताइए। देखिए एचआर में टोटल कितने हैं, 80 लोग हैं, यहाँ परसेंट में कितने हैं, 20% है, परसेंट में 20% है और संख्या में 80 है। ठीक है, अब पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे परिवार में टोटल हैं कितने लोग। तो जब भी ऐसा हो तो फिर 100% लेते हैं। तो ये 20 का 5%, 20 का 5 गुना है, 20 पंजे 100, 80 का 5 गुना कितना हुआ, 400। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में टोटल 400 लोग हैं, जिसमें से 80 लोग केवल एचआर में। ठीक है, तो परिवार में 400 लोग हो गए। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, तो एसके तथा एसआरके को पसंद करने वाले का योग बताइए। तो एसके प्लस एसआरके को पसंद करने वाले के लोग टोटल कितने हैं, 400। एसआरके को 25% लोग पसंद कर रहे हैं, एसके को 30% लोग कर रहे हैं। तो इंटू 25 प्लस 30/100। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 इंटू 25 में 30 जोड़ेंगे 55, कितना है 55। योग पूछ रहा था, तो 400 लोग हैं टोटल 25 में, ये 25% और ये 30% दोनों जोड़ेंगे, टोटल ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 220 लोग। इसका मतलब एसके और एसआरके को टोटल 220 लोग पसंद करते हैं। तो ये हो गया 84 का सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85। यहां मैं बता रहा हूं, वहां जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एके एसआरके वीडी को पसंद करने वाले तथा एचआर तथा वीडी को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात। देखो क्या क्या कह रहा है, एके एसआरके वीडी और एचआर और वीडी को पसंद करने वाले का अनुपात। तो पहले हम दोनों को इनको जोड़ेंगे, एके को जोड़ेंगे, एसआरके को जोड़ेंगे और वीडी को जोड़ेंगे। पहले इनको जोड़ेंगे तो एके कितना है 15%, फिर एसआरके कितना है 25% और फिर वीडी कितना है 10%। सबको जोड़ेंगे 15, 25, 40 और 10, 50%। ये तीनों हो गया। और एचआर और वीडी को, ये एचआर है, ये वीडी है। एचआर कितना है 20%, वीडी कितना है 10%, टोटल हो गया 30%। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ये इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, और ये 1 और ये 2 का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका अनुपात हो गया 50% और इसका अनुपात हो गया 30%। परसेंटेज हट गया, 0 से 0 हट गया, 5/3। तो आंसर जो होगा 5:3 आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी, 85 का बी। ये देख लीजिए ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए 5:3 ये ऑप्शन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में। देखो सोयाबीन का औसत आयात, ये औसत आयात है, ये आयात है क्विंटल में है। तो देखो 2011 में कितना है 120 प्लस 340 708, इसको नीचे लिखते हैं ना, लाइन में नहीं आता है। 120 340 708 225 390 720, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। औसत में आपको पता है सम संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे जोड़ने पे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, क्योंकि सब 0 0, 8 5 13 के 3 हंस लगा 1, 2 1 3 9 3 12, 12 2 14, 14 14 4 18, 18 2 20, हंस लगा 2, 2 1 3 3 6 7 6 13, 13 2 15, 3 18 7 25। इतना मुझे पता है कि आप लोगों को जोड़ने तो आता ही है। ठीक है, अब ये भाग दीजिए आप, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 4 3 6 7 42, 6 एकम 6 और फिर 470.16 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हो गया 86 का सी। ठीक है, औसत जब पूछेगा तो ये
औसत निकाला है हमने। क्या निकाला है? औसत। अब 87 देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए तुलना किससे कर रहा है? 2011 से। 2011 की तुलना में 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं। 2012 में कितना हुआ? 340। 2011 से तुलना हुई है, तो ये याद रखिएगा जिससे तुलना करते हैं बटे में वही जाता है, अपॉन में वही जाता है। 2011 से तुलना हुई तो 120। अगर 2012 की तुलना में 2011 में कितनी कमी आई या वृद्धि आई, तो जब तुलना किससे कर रहा है? 2012 से कर रहा है, तो 2012 वाला नीचे लिखते 340 इंटू 100%। ये माइनस हुआ 0.22 बटे 120 इंटू 100%। 0 0 कट गया, 2 11 2 6 2 50 2 3 11 पूरे 55 550 बटे 3। अब इसको आप भाग दीजिए, 3 1 कम 3 2 5 3 बटे 24 1 0 3 3 का 9 3 3। ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो गया 183.33। ये देखिए 187 का बी आंसर आ रहा है, ये 87 का बी होगा, ठीक है। अब 88 नंबर देखिए, 88 नंबर क्या कह रहा है? कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। औसत आयात आया है 470.16, ये औसत आयात आया है। तो कितने वर्षों में, अब देखो कितने वर्षों में, तो हमारा औसत आयात कितना आया है और कितने वर्षों में ऐसा है कि उसका औसत निकालने पर पहले वाले औसत से अधिक हो। देखिए कैसे, जैसे 708 है और 720 है, हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि 417.16 तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम बड़े वाले को पकड़ते हैं 708 और 720। 2013 तथा 16। अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप भी एग्जाम में समय कम है तो बड़े वाली संख्या को पकड़िएगा, छोटे वाले को पकड़ेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे टाइम लगेगा, शायद इसीलिए डीआई थोड़ा सा टफ है क्योंकि कैलकुलेटिव है प्लस कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने कहा अब आप क्वेश्चन कहेंगे अरे सर को तो याद था, सर को याद नहीं था, मैं ये देख रहा हूँ कि ऑन एवरेज लगभग ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा ज्यादा वाला को ही पकड़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। 708 प्लस 720 इनको जोड़ो और इनका एवरेज लो, 8 2 7 7 14 बटे 2 2 7 14 2 1 2 2 चौका, ये कट गया लगभग 714 आ रहा है। कितना आ रहा है? 714। तो 714 जो है इन दोनों से, इससे आप औसत से कितना ज्यादा है? 714 ज्यादा है कि नहीं? कह रहा है ना क्वेश्चन, कह रहा है कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में, एक बार 2013 में और दूसरा 2016 में। अगर आप देखना चाहते हैं आप दूसरा देख लीजिए, 2014-15 में उठा लेते हैं, 225 प्लस 390 बटे 2, दोनों जोड़ो, 5 9 2 11 हाथ लगाए, 3 2 5 1 6 बटे 2, भाग दो, 2 3 6 0 2 7 14 2 5 10, 307.5। आप ये ध्यान से देखो, इससे ये कम है कि नहीं है? कम है। हमें ये देखना है कितने अधिक हैं, कितने वर्षों में अधिक है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे ये इससे ये अधिक आता तो हम कहते यही होगा। अगर सन पूछ लेता तो हम कह देते कि 2013 और 2016। सन नहीं पूछा है, कितने वर्षों में पूछा है? तो 2 वर्षों में पूछा, ठीक है, 2 वर्षों में। तो ये डीआई मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम डीआई में आ ही नहीं सकता। सब कुछ इसमें सेंटेंस है, सेंटेंस को समझना है कि कह रहा है कि जो दिया गया औसत है, जो हमारे औसत निकाला है हमने, उससे किन वर्षों में सोयाबीन ज्यादा औसत का है। तो किन वर्षों में, मतलब उससे किन वर्षों में ज्यादा है, तो किन वर्षों में ज्यादा है? 2013 और 16। फिर क्वेश्चन कह रहा है 89 का, मैं यही देखो क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर बता चुके हैं। 2015 में सोयाबीन का आयात कितना है? 390। 2012 में कितना है? 340। तो 390
जो कहे जैसे 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का मतलब नीचे जाएगा, तो 340 इंटू 100%, 0 0 कट गया, ये कटेगा तो काट दो, 50 आएगा, ये 17 आएगा, मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 4 5 6 15 4 19 बटे 17, भाग दे दो, भाग देंगे जब हम, तो 17 एकम 17, 2 5 17 एकम 17, 8 0 17 चौका 68, 12 17 छक्का 1 2 17 17 119, तो ये लगभग 114.7 आंसर आ रहा है। ये है 89 का सी। 89 क्या है, ये सी ऑप्शन हो रहा है। ये देखिए आंसर आया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। 90 नंबर देखिए, दिए गए वर्षों में सोयाबीन का आयात में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में रहा। ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, 2012 है, तो 2012 की तुलना 2011 से करेंगे, तो 2012 में से कितना, मतलब 340 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 220, इसमें 220 आ रहा है। फिर 2013 का करेंगे, तो इन दोनों में माइनस करेंगे, तो देखो 2013 का जैसे ऑप्शन सब चेक करेंगे, 2013 है तो 2013 का 2012 से तुलना करेंगे तो 708, 2012 तथा 13 देखेंगे, तो 708 माइनस 340, 8 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 368, ठीक है। फिर और भी चेक करेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं हम पूरे स्टेप करके दिखा देते हैं आपको। 2011 तक नहीं, 11 का 2012 से करेंगे तो यहीं पे इसको माइनस करके दिखा देंगे तो 220 आएगा, याद रहेगा आपको, ये हम यहाँ लिख देते हैं 220। अब और देखो 2012 तथा 2013 का देखेंगे, तो 2013 का है 708 माइनस 340, ये हो गया 8, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 368। फिर आ रहा है 2015, इसका मतलब 2014 तथा 2015 देखेंगे, 2015 कितना है 390 माइनस 2014 कितना 225, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और ये 165 आ रहा है। 2016 है, इसका नाम 2015 और 2016 देखेंगे, 2015 तथा 2016, 2016 कितना है 720 माइनस 2015 कितना है 390, 0 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 330। तो देखा जाए किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो आप ये ध्यान से देखो कि 368 हुआ है, ये सबसे ज्यादा वृद्धि दिखा रहा है 2013 में, तो 2013 आंसर होगा, ये 90 का बी आंसर है, ठीक है। नोट करिए, इसके आगे भी डीआई का क्वेश्चन है वो करा रहे हैं हम। सारे क्वेश्चंस जो है स्क्रीन पे आप देखिए, दिखेगा, अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो, बट सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक है, 91 से 95 तक है, हम 91 बताने जा रहे हैं, बट उसके पहले एक काम करते हैं। देखिए शहर एक वी है, शहर के है, शहर एस, शहर में कहीं साइकिल, टैक्सी, रिक्शा, बस, कार, ट्रेन, ये सारी चीजें चल रही है। हम इसमें ये क्वेश्चन है, हम इसमें एक कॉलम और ऐड कर रहे हैं। कॉलम क्या ऐड कर रहे हैं, योग लिख रहे हैं, सबको जोड़ेंगे। ये देखना चाहते हैं कि तीनों शहर में साइकिल सबसे ज्यादा कौन चलाता है, ट्रेन कौन चलाता है, कार कौन चलाता है, बस कौन चलाता है, ये देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं। ये हो गया 5, 5 1 6, 5 1 11, हंस लगा 1, 3 और 1 4, 415। ये 5 हो गया, 5 5 10, हंस लगा 1, 3 1 4 हो गया, 405 हो गया। ये जोड़ेंगे 5 5 10, हंस लगा 1, 7 2 9 1 10, हंस लगा 1, 1 1 2 1 300 हो गया। ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 5 5 10, हंस लगा 1, 7 2 9 1 10, हंस लगा 1, 3 1 4, 400 हो गया। ये जोड़ेंगे 5 5 10, हंस लगा 1, 4 1 5 5 10 11, हंस लगा 1, 3 1 4, 410 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाए तो साइकिल लोग ज्यादा चला रहे हैं, इसका मतलब साइकिल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है 91 का, परिवहन का सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा देखिए साइकिल का है, इसका मतलब साइकिल आंसर होगा। साइकिल को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो ये आंसर सी हो गया, ठीक है। अब 92 देखिए क्या है, 92 में ये कह रहा है
टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले के लोगों के बीच अंतर। देखिए जोड़ने का कितना फायदा हुआ। टैक्सी और कार का अंतर पूछा है कि टैक्सी कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कार कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो टैक्सी और कार का हो तो टैक्सी को जोड़ा तो 405 हो गया और कार को जोड़ा तो 400 हो गया, दोनों माइनस किया तो ये हो गया 5। ठीक, अंतर पूछा है। 93 का कह रहा है ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार से पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक या कम है, ये हो गया 93। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले, ट्रेन और बस को हम जोड़ेंगे तो ट्रेन हो गया प्लस बस हो गया, ये जोड़ेंगे। ट्रेन कितना है 410, बस कितना है 375, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 785। ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या, फिर टैक्सी और कार से, तो ये हो गया टैक्सी और कार, ये हो गया टैक्सी और कार। टैक्सी कहाँ है 405 और कार कहाँ है 400, दोनों जोड़ेंगे तो 805 होगा। अब देखो कितना कम है या अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है तो 785 ये आया है, ये 805 है। देखते हैं कितना कम है। तो ट्रेन प्लस बस, फिर कम है या अधिक है तो माइनस करने पे ही पता चलेगा। टैक्सी प्लस कार, ट्रेन प्लस बस 785 और ये है 805, दोनों माइनस करेंगे तो आएगा -20। देखा जाए तो 20 मतलब कह रहा है कि लोगों की संख्या से कितना अधिक या कम है, तो 20 कम है। इतना देखिए माइनस में आ रहा है ना, माइनस मतलब 20 कम है, तो 93 का जो डी आंसर ऑप्शन होगा डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है, रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है। देखिए रिक्शा पसंद करने वाले कितने लोग हैं 300 और बस पसंद करने वाले कितने 375। तो देखो बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं 375 माइनस 300 बटे, कह रहा क्वेश्चन की रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से, जिससे से होता है वो नीचे होता है, तो रिक्शा और बस का कॉम्बिनेशन कह रहा है, तो रिक्शा है 300 और बस है 375, दोनों माइनस किए। किससे कंपेयर कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, बस से, जिससे से होता है वो नीचे होता है, तो बस हो गया नीचे 375 इंटू 100। ठीक है, इसको माइनस किया 75 बटे 375 इंटू 100, 75 पूरे ये कट गया, 75 चौका 375 पूरे 375, ये 20% आंसर हो गया। कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, तो 94 का बी आंसर होगा। बहुत आसान है, जब भी तुलना कहे। ये देखिए से किसमें, से वाले में नीचे, यही से के ही लोगों में अंतर थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं। ठीक है। अब आया 95 देखिए क्या है, के तथा शहर एस में पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या बताएं। शहर के और शहर एस मतलब जोड़ना है। शहर के तो ऐसा करते हैं सब जोड़ देते हैं। शहर के का कितना है 115 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 110, ये शहर के का हो गया, शहर के का हो गया। जोड़ देते हैं इसको। फिर शहर एस का होगा, लाइन में नहीं आ रहा था इसलिए हम कर रहे हैं, और दोनों निकाल के जोड़ देंगे। शहर एस का कह रहा है, शहर एस कहाँ है, ये है 150 प्लस 150 प्लस 125 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 155, इसको जोड़ते हैं हम लोग। देखो क्या जोड़ेंगे, तो 5 5 10 5 6 15 हाथ लगा 1 1 1 2 2 7 2 9 7 16 1 17 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक, शहर एस में आइए, जोड़ेंगे हम लोग। 5 5 10 हाथ लगा 1 5 5 10 2 12 5 17 1 18 हाथ लगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 780। सबको जोड़िए, शहर के प्लस शहर एस जोड़ेंगे 775 प्लस 780, दोनों जोड़ दिए
5 आ गया, 8 7 15 हंस लगाए, 7 7 14 1 15, 1555 आंसर होगा। और ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है 95 का ए ऑप्शन है, ये आंसर होगा ए, 95 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी स्पीड तेज है या कम है तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और इस क्वेश्चन को हम जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें हम जो लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ये आप देखिएगा, ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवारों की कुल आवेदन की संख्या और 2001 साल में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। जब क्वेश्चन में के कहेगा तो कोई भी माइनस नहीं करेंगे, अगर से कहेगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, के में कोई भी माइनस नहीं करते हैं। हम देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 2000 में पहले हम निकालेंगे उम्मीदवार, साल 2000 का निकालते हैं। साल 2000 में देखिए आप कितने लोग हैं, एक एप्टीट्यूड वाले हैं और एक क्वांटिटेटिव वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे, तो मतलब कि एप्लीकेशन किसने दिया है वो हम देखेंगे। तो 6800 प्लस 9200 प्लस 8750 प्लस 9700 प्लस 7600, सबको जोड़ते हैं हम। ठीक है, और फिर 2001 का कह रहा है, साल 2001, दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। संख्या कितनी है 2001 में, एप्लीकेशन कितने लोग दिए हैं 9500 प्लस 8800 प्लस 9750 प्लस 8950 प्लस 7990। ठीक है, अब देखो जोड़ते हैं, अब हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा 5, 0 ये है 5 हो गया। ठीक है, और 8 2 10 7 17 17 7 24 24 6 30 हंस लगा 3 6 3 9 9 18 18 8 26 26 9 35 35 7 42। ठीक, इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ते हैं तो 0 और 5 5 10 9 19 हाथ से लगा 1 5 1 6 8 6 14 14 7 21 21 9 30 30 9 39 हाथ से लगा 3 9 3 12 8 20 20 9 29 29 8 37 37 7 44। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या और 2001 साल में सभी राज्यों से, मतलब 2000 वाला साल ऊपर है तो हम इसको 42,050 बटे और क्या कह रहा है, तुलना किससे कर रहा है 2001 से, तो 44,990। अब आप कहेंगे सर तुलना कर रहा है, लेकिन उसमें ये कह रहा है आवेदन की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है। तो जबकि के की कंडीशन आती है तो के की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जिससे कहता है के वो नीचे होता है, माइनस नहीं होगा, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे हम लोग, इंटू 100%। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, 93.4%। ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ये 96 का सी, ये आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन खुद करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करना है कैलकुलेशन। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा है और इसलिए आप भाग तो आप करने जानते ही हैं, ये आप मुझे पता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एम से उपस्थित उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है। राज्य एम से करना है, मतलब कितने लोग एप्लीकेशन दिए हैं। यहाँ पे APP मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो कह रहा है एम में उपस्थित उम्मीदवारों की औसत संख्या। तो एम में उपस्थित, एम का कह रहा है कितने लोग उपस्थित हुए, तो एम में 5200 प्लस 8500 प्लस 7400 प्लस 6800 प्लस 9500 बटे 1 2 3 4 5। ठीक, दोनों को जोड़ के, मतलब इसको जोड़ के 5 से भाग देंगे, 0 0 2 5 2 7 4 11 8 19 5 24 हाथ लगा 2 3400 आएगा। इसको भाग देंगे आप तो 45 40 4 0 7840 होगा। थोड़ा एडिशन आप खुद देख लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी।